हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर न्यूक्लियाई। देखो, ये जो चैप्टर है ये 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा और आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर आप सभी पढ़ने वाले हैं। तो बोर्ड पे आपके सामने बच्चों अभी कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आज ये सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप वीडियो पॉज करके इन सभी टॉपिक्स को एक बार आप ध्यान से पढ़िए। ये जो टॉपिक्स हैं ये हो सकता है इनमें से कुछ टॉपिक्स आज से पहले भी आपने ये पढ़े हों, पर आज आप उन्हें कुछ नए अंदाज में पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। और मेरा ये यकीन है कि आज की ये क्लास अटेंड करने के बाद ये सभी टॉपिक्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। आप हर तरह का क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर। तो बच्चों, न्यूक्लियाई पढ़ने से पहले न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों एटम को समझते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो हम 6th 7th 8th हर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि एटम क्या होता है। तो बच्चों आपने अभी तक क्या किया है कि एटम को सिर्फ डिफाइन किया है, कभी उसके बारे में सोच कर देखा है कि आखिर एटम है क्या। तो आइए थोड़ा सोच कर देखते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक्स बताता हूं इसके कि व्हाट इज एन एटम। तो देखो बच्चों, जो एटम है इसके अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक टर्म और ए। टर्म को अगर आप सर्च करते हो TOM, अगर आप इसे गूगल करते हो, इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हो तो आप देखोगे इसका मतलब होता है विच कैन बी डिवाइडेड मतलब जिसे तोड़ा जा सकता है। और इसके आगे क्या लग गया, ए। ए कहीं भी लग जाता है इंग्लिश में तो वो किस लिए आता है, अपोजिट सेंस के लिए आता है। तो विच कैन बी डिवाइडेड और ए का मतलब नॉट। तो विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड एन एटम। जिसे नहीं तोड़ सकते वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। तो एटम क्या है, जिसे और ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एटम। मतलब कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उस मटेरियल को आप इतना तोड़िए, तब तक तोड़िए जब तक ये असंभव हो जाए कि उसे और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में अभी इस समय कुछ प्लास्टिक का मटेरियल है। आप कुछ सेकंड्स के लिए इमेजिन कीजिए ये एक चौक है। बच्चों को जो चौक से पढ़ाते हैं ये एक चौक है। तो इस चौक को अगर मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं, बहुत से टुकड़े कर दूं इस चौक के, तो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स यहाँ नीचे बिखर जाएंगे। रेत के समान बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स यहाँ पे बिखर जाएंगे। तो एक छोटा सा एलिमेंट अगर मैं नीचे से उठाता हूं, जो कि मेरी फिंगर टिप्स पे आकर के हल्का सा चिपक जाएगा, ठीक है, तो वो जो छोटा सा एलिमेंट है जो मेरी फिंगर टिप्स पर आकर चिपक गया है वो कहलाएगा चौक का एक एटम। ठीक है बच्चों, खाली डिफाइन नहीं करना, माइंड में इमेज बननी चाहिए। चौक का एक एटम क्या है, चौक का छोटे से छोटा भाग जो कि यहां पर फिंगर टिप्स पे आगे चिपक गया है, उसे हम क्या कहेंगे, चौक का एटम। चौक का एक एटम। इसी तरह से लकड़ी का एटम, आयरन का एक एटम। आयरन के एक एटम का मतलब, मान लो मेरे पास आयरन है, लोहा है इतना सा मेरे पास, उस लोहे को मैं इतना ब्रेक करता हूं कि ब्रेक करने के बाद बहुत छोटा सा एक एलिमेंट मेरे पास बचता है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। तो वो क्या कहलाएगा, आयरन का एक एटम कहलाएगा। तो कभी भी आपको कहा जाएगा कि एटम की बात हो रही है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये इस मैटर का सबसे छोटा पार्ट है, इससे और छोटा संभव नहीं है। तो यहां पर लिखा हुआ है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी यूनिट है। क्या एटम से छोटा होता है कुछ, नहीं। मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या है, एटम है। दैट रिटेन्स ऑल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दे आर सब माइक्रोस्कोपिक। सब माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है, मीनिंग दे आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन विद ए माइक्रोस्कोप।
इतने छोटे होते हैं एटम कि आप अपनी आंखों से क्या माइक्रोस्कोप से भी उन्हें नहीं देख सकते। ठीक है, इनका साइज इतना स्मॉल होता है कि एक तो भगवान ने हमें आंख दी है, हमें लेंसेज दिए हैं, लेंसेज लगे हुए हैं ना हमारी आंख में, और एक लेंसेज हमने बनाए हैं छोटी चीज को बड़ा करके देखने के लिए। हमने कौन से बनाए हैं? माइक्रोस्कोप बनाए, है ना। तो अगर हमारी आंख के आगे माइक्रोस्कोप लगाकर भी देखा जाए तब भी हम एटम को नहीं देख पाएंगे, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप एटम को देख सकते हो? नहीं, आप एटम को नहीं देख सकते हो। एटम क्या होता है? बहुत सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से भी आप उसे नहीं देख सकते। They are composed of smaller subatomic particles known as proton, neutron and electrons. अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर बात आई है तो इसके बारे में अपना थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने बोर्ड पे एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का नाम है एटम। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि एटम तो बहुत छोटा होता है और बोर्ड पे आप इतना बड़ा बना रहे हो, तो अब हमें इसे समझना तो है ही ना। तो ये मान लिया कि ये छोटा ही है, पर बोर्ड पे हमने इसको एक बार बड़ा बनाया हुआ है। तो अभी जो पीछे हमने लाइन पढ़ी थी, पीछे वाली लाइन हमारी थी कि जो एटम्स है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इन तीनों के बारे में भी डेफिनेटली आज से पहले आपने सुना होगा। अब हम इनके बारे में डिटेल से और जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते कहाँ हैं, और ये इतना बड़ा जो एटम हमने यहाँ पे बना दिया है, इसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ प्रोटॉन होता है, कहाँ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, कितना बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन, कितना बड़ा होता है न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में अपने देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल है। ठीक है, बहुत ही हल्का पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? नेगेटिव पार्टिकल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉन के ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस लिख देता हूं। ठीक है, कभी भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे छोटा ई बना के करेंगे, तो कहीं पर भी छोटा ई आ जाए तो आपको समझ जाना है कि इलेक्ट्रॉन है, और कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव पार्टिकल है। दूसरा पार्टिकल होता है बच्चों प्रोटॉन। ठीक है, ये पहला पार्टिकल। दूसरा पार्टिकल हमारा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसको प्लस मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो दो तरह के पार्टिकल हमने देखे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन कैसे चार्ज होता है? प्लस चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, दो तरह के हो गए। तीसरा होता है बच्चों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इसके नाम में ही न्यूट्रल आ रहा है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर मैंने यहां ब्रैकेट में 0 लिख दिया। ना तो ये पॉजिटिव होते हैं, ना ही ये नेगेटिव होते हैं, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब हमने ये जाना था कि कोई भी एटम होगा उसके अंदर तीन तरह के पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब एक तो माइनस वाले होंगे, एक प्लस वाले होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर ना तो माइनस है ना प्लस है। ठीक है, अब इनको इनके अंदर फिट करना है हमें, तो फिट करने से पहले इनके साइज की बात करते हैं एक बार। ठीक है, तो एक बार मैं ये जो हमने एटम बनाया है इसको इरेज करता हूं। मैं आपको ये बताता हूं कि इनका साइज कितना होता है, कि नेचर में इलेक्ट्रॉन बड़ा है, प्रोटॉन बड़ा है, या न्यूट्रॉन बड़ा है। तो देखिए नेचर में सबसे बड़ा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एम एन। एम एन का मतलब है बच्चों, एम एन का मतलब है मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये सबसे ज्यादा होता है। इससे छोटा होता है प्रोटॉन,
और सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे भारी कौन सा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, तो बच्चों आपका आंसर होगा कि न्यूट्रॉन जो है वो सबसे हैवी है, प्रोटॉन उससे कम हैवी है और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है इन तीनों में से। ठीक है, आगे इनके मास होते कितने हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया रटने वाली बात। अब इसको समझने वाली बात करते हैं, नेचर से जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमें हर चीज को नेचर के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। तो अब इसको नेचर के साथ कैसे जोड़ें कि ये तो पढ़ लिया कि न्यूट्रॉन सबसे हैवी है, प्रोटॉन उससे कम हैवी है और इलेक्ट्रॉन सबसे कम हैवी है, पर कितना ज्यादा, कितने गुना है। तो मैं यहां पे एक इक्वेशन लिखता हूं कि 1836 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे, 1836 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तब जाकर के एक प्रोटॉन बनेगा, और 1838 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तब जाकर के एक न्यूट्रॉन बनेगा। ठीक है, कि अगर आपको एक प्रोटॉन बनाना है तो आपके पास 1836 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपका क्या बन जाएगा, एक प्रोटॉन बन जाएगा। अगर आपके पास 1838, इसको मोटा मोटा 2000 मान लेते हैं, 2000 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाएंगे आपका। ठीक है, तो इसको अब कैसे नेचर के साथ जोड़ना है, कैसे याद रखना है। आप जो वीडियो देख रहे हो इस समय आपका जो वेट है, आपका वेट मैं ये मानता हूं कि अगर आप 12th क्लास में स्टडी कर रहे हो तो यही कोई सम अराउंड 50, 60, 70 किलो, 40 किलो भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका वजन होगा। तो आप अपने आप को मानिए कि आप प्रोटॉन हैं, आप क्या हैं, प्रोटॉन हैं। और अगर इस समय आपके घर में कोई मक्खी या मच्छर आपके आसपास है तो वो इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब प्रोटॉन हैवी तो होता है, कितना हैवी होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है। किसकी कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन तो है सिर्फ एक छोटी सी मक्खी, छोटा सा मच्छर है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन आप हो। इतना बड़ा होता है प्रोटॉन किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में। एक बहुत बड़ा पत्थर है, एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर आकर के एक छोटी सी मक्खी बैठ जाती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा पत्थर क्या है, प्रोटॉन है, छोटी सी मक्खी क्या है, इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है, तो प्रोटॉन बहुत बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अगर मैं पूछूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपैरिजन करो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग सेम मास होता है इनका, लगभग सेम। ठीक है, मतलब अगर आप 40 केजी के हो और आपका नाम है प्रोटॉन, आप पॉजिटिवली चार्ज हो, आपका नाम क्या है, प्रोटॉन, आपका वेट कितना है, 40 किलो, आपसे 100 ग्राम ज्यादा वजन वाला क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन कहलाएगा। मतलब आपका वजन 40 किलोग्राम, एक कोई अदर है उसका वजन है 40 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन कहलाएगा। मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन, दिख नहीं रहा शायद आपको, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो दोनों बच्चों लगभग बराबर ही होते हैं, कोई हल्का फुल्का फर्क होता है। ठीक है, अगर ये एक प्रोटॉन है तो थोड़ा सा बड़ा होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ज्यादा फर्क नहीं है मास के हिसाब से अगर देखा जाए। ठीक है, दोनों का मास लगभग बराबर है, थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है किसका, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, वैसे सेम ही कह सकते हो, मैंने क्या एग्जांपल दिया, एक तो 40 किलोग्राम और एक 40 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा, है ना, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, तो ये छोटा सा जो यहां पे हमने बनाया ना, ये इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं किसके कंपैरिजन में,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बच्चों ये इमेज बननी चाहिए, ये इमेज बनेगी ना तो न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स सब में ये चीज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आपके आगे जाके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सबसे हैवी कौन है? सबसे हैवी बच्चों है न्यूट्रॉन, उससे कम प्रोटॉन, उससे कम इलेक्ट्रॉन। और कितने गुना? लगभग 2000 गुना ज्यादा हैवी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट है वो कितने गुना है एक इलेक्ट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन तो क्या है, ये रही छोटी सी मक्खी है यहाँ पे बैठी है, इस मक्खी का 2000 गुना ज्यादा वजन जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोटॉन कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो रहना चाहिए दिमाग में कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, तीन तरह के पार्टिकल होते हैं। चार्ज की बात की सबसे पहले, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा होता है? होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज की बात कर ली, अब इनके द्रव्यमान की, इनके भारीपन की बात करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा हैवी है। तो हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये जो दोनों हैं, ये दोनों लगभग समान मास है इनका, इनका द्रव्यमान क्या है? समान है। थोड़ा सा ज्यादा है न्यूट्रॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, ये थोड़ा सा बड़ा भाई है, 1 साल बड़ा भाई है वजह से मान लो। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाई भाई हैं यहां पर। इलेक्ट्रॉन जो है ये भाई भाई है ना, जो इनका कोई पोता या और भी नीचे की पीढ़ी में कोई है, मतलब बहुत छोटा है इन दी टर्म्स ऑफ अगर एज माने तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत छोटा पार्टिकल है। कितने गुना कम? लगभग 2000 गुना कम छोटा है ये। ठीक है, मैंने ये बनाया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग एक जैसे हैं दिखने में, न्यूट्रॉन थोड़ा सा बड़ा है और इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमेशा याद रहेगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों पे चार्ज कैसा होता है और तीनों का द्रव्यमान कैसा होता है। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एटम की। ठीक है, तो ये एक स्फेरिकल इमेज बनाई है मैंने यहाँ पे। ये क्या है? एक एटम है और इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमने हमारी स्लाइड में पढ़ा था कि एटम के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे हैं, प्रोटॉन कहाँ बैठे हैं और न्यूट्रॉन कहाँ बैठे हैं। बहुत अधिक संख्या में इसके अंदर प्रोटॉन है, बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन है और बहुत अधिक संख्या में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके अंदर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं, जितने भी प्रोटॉन मतलब जितने भी प्लस हैं, जितने भी पॉजिटिव हैं, वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वो सभी इकट्ठे होकर के, और यहां पे जो सेंटर है ना, इस सेंटर में बच्चों वहां पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। जितने भी प्लस थे, बहुत सारे प्लस होते हैं ना एटम्स के अंदर, लगभग करोड़ों की संख्या में प्लस हो सकते हैं, है ना। तो जितने भी प्लस होते हैं एक एटम के अंदर या एक मैटर के अंदर, वो क्या होते हैं कि एक सेंटर पे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। इस सेंटर को बच्चों कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। इसका नाम होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई, वो इसका प्लूरल है। न्यूक्लियस क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। तो न्यूक्लियस किसे कहते हैं? तो एटम जो है, एटम का मिड पॉइंट जहां पे सारा पॉजिटिव आकर के इकट्ठा हो गया है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जितना भी पॉजिटिव होगा वो इस पूरे सर्कल के अंदर ऐसे नहीं होगा कि सब जगह पे होगा, वो सारा का सारा पॉजिटिव कहां होगा? इस सेंटर में आ जाएगा। उस सेंटर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है?
एक तो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव्स होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। तो मतलब ये जो दोनों भाई भाई थे, है ना, बड़े बड़े भाई थे ये दोनों कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। सोचने की बात है, इतनी बड़ी जगह है रहने के लिए, पर सिर्फ सेंटर में आकर के ये रह रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी एटम होगा, एटम के बीच में एक सेंटर होगा, उस सेंटर के अंदर सारे बहुत ज्यादा डेंस होकर, सघन होकर के वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। आप सोच के देखो कि मान लो एक क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, और क्रिकेट के ग्राउंड में कितने प्लेयर्स वहां पे होते हैं, लगभग 22 प्लेयर्स और 2 अंपायर्स, है ना, टोटल 24 लोग ही मैदान में होते हैं। और आप क्या देखते हो कि क्रिकेट के मैदान में वो जो 24 लोग होते हैं वो अलग अलग दूरी पर होते हैं, फैले हुए होते हैं सब जगह पर, है ना, उनके बीच में दूरी होती है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैले हुए होते हैं। 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो क्रिकेट के ग्राउंड में सभी खिलाड़ी मौजूद हैं, उन सब का नाम है प्रोटॉन। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि उनका नाम क्या है, प्रोटॉन है। और जो हमारा क्रिकेट का ग्राउंड है उसका नाम है एटम। क्रिकेट के ग्राउंड का नाम क्या है, एटम, और उसके अंदर जितने भी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का नाम क्या है, प्रोटॉन। तो सभी के सभी अगर खिलाड़ी इकट्ठे होकर के वो जो खेल का मैदान है, ग्राउंड है, उस ग्राउंड के सेंटर में आ जाएं, इकट्ठे होकर के खड़े हो जाएं, ऐसे घेरा बना के खड़े होते हैं ना कभी कभी क्रिकेटर, तो वो वहां पे आकर के खड़े हो जाएं, तो वो एटम की स्ट्रक्चर होती है कि एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, इसमें जितने भी खिलाड़ी, खिलाड़ी का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, ये सभी के सभी खिलाड़ी क्या हो, एक जगह पर आकर के, एक जगह कौन सी, एटम के मिड में आकर के इकट्ठे हो जाए ना, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर एक तो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और एक प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियॉन्स। जो इंडिया में रहता है उसे इंडियन कहते हैं ना, इसी तरह जो न्यूक्लियस में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियॉन्स के पेयर को छांटिए, है ना, कि आपको एक क्वेश्चन दिया होता है कि इसमें से कौन कौन से न्यूक्लियॉन्स है। पहला ऑप्शन होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन कोई और, ठीक है। तो हमें पता है कि न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं, ये जो सेंटर है ना इसके अंदर रहते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और यहाँ कौन रहते हैं, भाई भाई रहते हैं। यहाँ पे कौन से भाई भाई, एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स दो ही होते हैं, कौन कौन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब बारी आती है कि इलेक्ट्रॉन आखिर कहाँ होते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स साइज में होते कितने हैं। अभी हमने क्या कहा, एक क्रिकेट का ग्राउंड तो है एटम, खिलाड़ियों का नाम रख दिया, कुछ खिलाड़ियों का नाम तो रख दिया प्रोटॉन, और कुछ खिलाड़ियों का नाम हमने क्या रख दिया, न्यूट्रॉन, क्योंकि सभी खिलाड़ी लगभग एक जैसे होते हैं दिखने में, एक जैसी यूनिफॉर्म होती है उनकी वहां पे। तो कुछ प्रोटॉन है, उसमें से कुछ न्यूट्रॉन है। वो सभी क्या हुआ कि जो पिच है, क्रिकेट की पिच है, वहां पे आकर के सेंटर में ऐसे गोल घेरा बना करके खड़े हो गए हैं, मतलब वो न्यूक्लियस में आ गए हैं, और सारा का सारा जो मैदान है वो खाली पड़ा है, ठीक है। अब उस क्रिकेट के ग्राउंड में क्या है, कुछ मक्खियां आ गई या कुछ मच्छर आ गए हैं वहां पे। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं ना, इसलिए मैं खिलाड़ियों की तुलना में जो मक्खी या मच्छर है उसको मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है,
इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं ऐसे। कोई इस क्लास में घूमेगा, कोई इस ऑर्बिट में घूमेगा, किसी की ऑर्बिट और बड़ी होगी, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस था हमारा, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये इमेजिन करना है, अगर क्रिकेट ग्राउंड में हम गए तो ग्राउंड गोल है, ग्राउंड का नाम है एटम। उसमें जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी लगभग एक जैसे हैं सभी दिखने में, उसमें से कुछ प्रोटॉन हैं और कुछ न्यूट्रॉन हैं। वो सभी के सभी खिलाड़ी पिच के पास आकर के, जो हमारा ग्राउंड है उसके सेंटर पे आकर के वो इकट्ठे हो गए हैं। तो मतलब वो न्यूक्लियस में आ गए हैं सारे, ठीक है। सेंटर का नाम क्या है, न्यूक्लियस, और उन खिलाड़ियों का नाम क्या है, न्यूक्लियॉन्स उनका नाम है, ठीक है। अब क्या है कि बचे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की तुलना हम किससे कर रहे हैं, हम छोटे छोटे मक्खी या मच्छर से उसकी तुलना कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। कोई आपसे पूछे कि एक एटम में प्रोटॉन कहां होते हैं, तो आपका आंसर होगा एटम में प्रोटॉन सेंटर में होते हैं या न्यूक्लियस में होते हैं। एक एटम में न्यूट्रॉन कहां होते हैं, सेंटर में होते हैं या न्यूक्लियस में होते हैं। एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड वो क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, है ना। खिलाड़ियों के चारों ओर जो मक्खियां या मच्छर हैं वो घूम रहे हैं। कुछ मच्छर तो ऐसे छोटी सी कक्षा बना के घूम रहे हैं, कुछ मच्छर ऐसे बड़ा ऑर्बिट बना के घूम रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि एटम के अंदर ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने यहाँ पे लिखे थे ना, तो ये किस तरह से होते हैं, इनका चार्ज जाना था हमने, मास जाना था, और अब हमने देखा कि कोई भी एटम है इनके अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, इस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा, हमने क्या क्या जाना, हमने ये जाना कि एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और न्यूक्लियस क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों न्यूक्लियस क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस, है ना, हमारे चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई, है ना। न्यूक्लिय क्या है, बहुत सारे अगर न्यूक्लियस होंगे तो हम उनको इकट्ठा क्या बोल देंगे, न्यूक्लियाई। प्लूरल फॉर्म ही है बच्चों और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस की न्यूक्लियस क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी एटम का सेंटर पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा। न्यूक्लियस में क्या होगा, सभी के सभी पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव्स के भाई न्यूट्रॉन्स होंगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा कि ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया गया है जो कि ऐसे करके घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पे दिखाया गया है, वो भी ऐसे करके घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ये छोटे छोटे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहां पे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहां पे क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। ये जो पार्ट है बीच में, इस पार्ट को कहा गया है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जितने भी न्यूट्रॉन होंगे, जितने भी प्रोटॉन होंगे, सभी क्या होंगे, यहां पे होंगे, ठीक है। ये चीज बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहां पर एक एटम दिखाया गया है, ये एक एटम है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नीचे लिखा हुआ है 10 की पावर -15, 10 रेज टू पावर -15 मीटर। और यहाँ पर एटम की रेंज दिखाई हुई है 10 रेज टू पावर -10 मीटर। इसके बारे में अभी बात करेंगे, जस्ट अभी इसके बाद।
उससे पहले देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साइज और एटम में उनके डिस्ट्रीब्यूशन के जो मैंने एग्जांपल दिए वही यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर ये पूरा का पूरा ग्राउंड अगर आप इसको एटम मानते हो तो ये जो छोटा सा एक दाना है, छोटा सा एक जो पार्टिकल है, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। मान लो ये एटम है और आप यहां पर कोई दर्शक हैं, इस ग्राउंड के अंदर यहां पर इस छोटे से टुकड़े को रख दिया जाए, क्या वो आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये छोटा सा टुकड़ा इस ग्राउंड में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को। छोटा पार्टिकल जिसको मैं मक्खी या मच्छर से भी बार बार कंपैरिजन कर रहा था, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? एटम है। जो इसके अंदर खिलाड़ी हैं उसकी तुलना हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार फिर से, एक ग्राउंड है, ग्राउंड में एक छोटा सा कोई पार्टिकल है, उस छोटे से पार्टिकल की तुलना किससे की गई है कि वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस वर्सेस साइज ऑफ एन एटम। ये जो साइज है, इतना बड़ा साइज, ये साइज है एटम का। एटम इतना बड़ा है, उसके बीच में ये छोटा सा जो पार्ट है, ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो एक बार अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार मैं समरी करता हूं कि सबसे पहले चीज क्या होती है? मैटर होते हैं। मैटर अलग अलग होते हैं। मैटर का मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे आसपास बहुत सारे मैटर हैं। आप इस समय किसी टेबल या चेयर पर बैठे होंगे, लकड़ी भी एक मैटर है, आयरन भी एक मैटर है, प्लास्टिक एक मैटर है। बहुत सारे मैटर्स से हम सराउंडेड हैं इस टाइम। तो कोई भी मैटर आप लीजिए, उस मैटर का छोटे से छोटा पार्ट हम करते हैं, छोटे से छोटा पार्ट कहलाता है एटम। एटम के अंदर भी एक छोटा सा सेंटर होता है जो कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूम रहे होते हैं उनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सूक्ष्म स्तर पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने साइज की कंपैरिजन की। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चों। एटॉमिक मास, नाम से पता चल रहा है एटम का मास, है ना? किसी भी एटम का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है? देखो बच्चों, इसको समझाने के लिए मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं। एटॉमिक मास, हमने क्या लिखा है यहां पे? एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये हमारे पास एटम है। एटम के अंदर ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो रहा है? ये कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस एटम का मास बताना है। ऐसे मान लेते हैं कि यहां पे हमारे पास मास को मापने के लिए एक मशीन रखी गई है। तो हमें इस एटम का मास बताना है, तो हम इस एटम को उठा करके यहां पर रखेंगे और यहां पे हमारे पास रीडिंग आ जाएगी कि इसका मास इतना है, इसका मास 1 किलो है, इसका मास 5 किलो है, जितना भी है इसका मास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? वेइंग स्केल है ये एक तरह से। ठीक है, किसी भी एटम का मास निकालना होगा हम उसको यहाँ पे रख देंगे। तो अगर हम सोच के देखें कि एटम का जो मास है वो किस किस से मिलकर बना होगा। देखो एटम के अंदर तीन चीजें हैं। एटम के अंदर तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है न्यूट्रॉन। तीन ही चीजें, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है एटम। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका तो बहुत अच्छा खासा द्रव्यमान है, हमने पहले पढ़ा था ना। पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो छोटे मक्खी मच्छर है ना, इनका तो कोई द्रव्यमान है ही नहीं। या फिर कहा जाए कि इनकी तुलना में इसका द्रव्यमान तो बिल्कुल जीरो के बराबर ही है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 5 कोई ह्यूमन बॉडी है और 5 मक्खी हैं, इनका टोटल वजन निकालना है,
क्या कहा मैंने? 5 तो क्या है? बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे मान लो 5 बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और 5 मक्खी हैं, इनका वजन निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो 5 बड़े बड़े पत्थर हैं उनका वजन निकाल लोगे, और क्या आप मक्खी का वजन उसमें ऐड करोगे? नहीं करो, क्योंकि 5 बड़े बड़े पत्थर का वजन होगा कम से कम 700-800 किलोग्राम। कितना वजन होगा उसका? 700 से 800 किलोग्राम। और 5 मक्खियों का वजन तो 10 ग्राम भी नहीं होगा। तो उस 700 किलोग्राम के अंदर केवल एक 10 ग्राम को जोड़ें या ना जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही बात हो गई कि आप एक अरबपति हैं, आपके पास अरब रुपए हैं और आपसे किसी ने 10 रुपए ले लिए, क्या आप अब अरबपति नहीं रहेंगे? बिल्कुल आप रहेंगे। तो वही चीज है कि हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, हम इसको ऐड कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो कोई द्रव्यमान है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो एटॉमिक मास होता है, इसको हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, आप अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दो, वही क्या है? एटम का मास है। ठीक है, क्योंकि एटम के अंदर 3 चीजें थी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का तो मास है ही नहीं, है तब भी ना के बराबर है, जिसे हम जोड़े या ना जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें यह पता होना चाहिए एटॉमिक मास, कभी भी यह वर्ड आएगा कि एटम का द्रव्यमान कितना होता है, एटम कितना भारी होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनका वजन ही क्या होगा? एटम का वजन होगा। ठीक है, तो क्या है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस में है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियस का जो मास है वही एटम का मास होता है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक एटम का जो सारा का सारा मास होता है वो उसके सेंटर में ही होता है। एक एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में ही क्या होता है? वही होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम ए से लिखते हैं और ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज mp प्लस mn। ठीक है, mp प्लस mn। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये एटॉमिक मास होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, आपने एक नाम सुना होगा कि पीरियोडिक टेबल होती है। पीरियोडिक टेबल, जिसको हम हिंदी में आवर्त सारणी भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि हमारे नेचर में जितने भी मैटर हैं उन सभी को एक क्रम में सजाया गया है। ठीक है, जितने भी मैटर हैं, जितने भी हमारे पास केमिकल एलिमेंट्स हैं, उन सभी को क्या किया गया? एक क्रम दिया गया है और उस टेबल का नाम दिया गया है पीरियोडिक टेबल। जैसे कि उस पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो होता है वो 1 नंबर पे है ना। फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह से ये पूरी सीरीज है ना, केमिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा इसे। तो अब बात आई कि जो एटम्स होते हैं इनका मास कैसे निकालें, इनका द्रव्यमान कैसे निकालें। देखो, जो हम आसपास हमारी जो डेली लाइफ है इसमें हम जो भी करते हैं ये सब कुछ हम केजी में इधर उधर करते हैं। जैसे कि हमने कोई ऑयल लेना है तो ऑयल हम केजी में लेंगे, हमें शुगर लेना है हम केजी में लेंगे, है ना। या फिर कोई बहुत बड़ी चीज लेनी है तो हम क्विंटल में लेते हैं उसे। पर एटम, जैसे कि मैंने बताया, बहुत छोटा पार्ट है, उसके लिए केजी में बात करना सही नहीं होगा। जैसे मान लो सोना है, क्या कभी हम किसी दुकानदार के पास जाके ऐसे बोलते हैं कि हमें 10 किलो सोना चाहिए? नहीं ना। हम वहां पर क्या बात करते हैं?
वहां पर हमारी बात होती है कि हमें इतने मिलीग्राम सोना चाहिए या इतने ग्राम सोना चाहिए, इस तरह की बात होती है ना। तो यहां पर किलोग्राम की बात करना सही नहीं है। कहां पर? जब बात आएगी एटॉमिक मास की, किसी भी एटम का मास हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है अब हम करने क्या जा रहे हैं। अब आपके पास मान लो कि आप एक ऐसी जगह पर बैठे हैं, जैसे कोई मान लो सब्जी बेच रहा है ना, आप उस जगह पर बैठे हैं। अब आपके पास किसी ने ला करके 4 से 5 अलग अलग पॉलीथीन दे दी, ठीक है। आपको 4 से 5 अलग अलग पॉलीथीन दे दी हैं और आपको कहा गया है कि आप इनका अलग अलग मास बताइए। तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक क्या होगा, वजन नापने वाली मशीन होगी। आप एक एक करके उस पर वो थैली रखेंगे और वजन सामने वाले को बता देंगे। ये तो बहुत सिंपल है। पर एटम के केस में ये इतना सिंपल नहीं है। किसी भी एटम का मास निकालना हो, जैसे लकड़ी के एक एटम का मास निकालना है, बोरोन के एक एटम का मास निकालना है, Fe के एक एटम का मास निकालना है, तो बहुत छोटी बातें कर रहे हैं ना हम, बहुत छोटे लेवल पे बातें कर रहे हैं हम। तो एक एटम का मास निकालना है हमें, तो कैसे निकालें? और एटम तो बहुत सारे हैं प्रकृति में, है ना, क्योंकि लगभग 200 से 300 तरह के मैटर होंगे हमारे पास। तो उन सभी के एटम्स भी अलग अलग होंगे, तो सबका मास निकालना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सुझाया, उन्होंने क्या कहा, एक कार्बन का आप एक एटम ले लो, कार्बन का एक एटम लो और उस कार्बन के जो एटम आपने लिया है, इस कार्बन एटम के 12 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े करने हैं कार्बन एटम के? 12 टुकड़े वहां पे करने हैं। जो एक टुकड़ा होगा, उन 12 टुकड़ों में से जो एक टुकड़ा होगा वो कहलाएगा एक AMU, ठीक है। कार्बन 12 के 12 टुकड़े करने हैं, उसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो टुकड़ा कहलाएगा एक AMU। और वो किसका वजन होगा? वो वजन होगा हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो यहां पे एक U लिखा हुआ है, ये AMU की शॉर्ट फॉर्म ही है। इसको आप 1 AMU भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 AMU या 1U किसके इक्वल होता है? मास ऑफ 1 6C12 अपॉन 12, ठीक है। कार्बन 12 का जो एटम है उसके हमने 12 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए हैं और उसका नाम हमने क्या दे दिया है? एक AMU दे दिया है। एक बार मैं आपको समझाने के लिए एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप किसी सब्जी वाली दुकान पर बैठे हैं और आप उस सब्जी को बेच रहे हैं, पर आपके पास कुछ भी मापने के लिए नहीं है, तोलने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है वहां पर, और आपके पास 10 से 15 तरह के अलग अलग फ्रूट्स हैं। अब कोई आपको अगर आकर के कहता है कि भाई साहब मुझे 2 किलो आम चाहिए, तो आप उसे कैसे देंगे? पहली शर्त मैंने आपको यह बताई है कि आपके पास कुछ भी मापने के लिए नहीं है वहां पे। एक चीज जो आपको गिवन है वो ये है कि आपके पास एक तरबूज है और आपको यह बता रखा है कि ये तरबूज जो है ये 12 किलोग्राम का है, और आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास ये तराजू तो है, तोलने वाला तराजू है आपके पास, ठीक है, पर आपके पास बाट नहीं है। जो बाट रखते हैं ना 5 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, वो रखने के लिए आपके पास नहीं है। तो आपको जो गिवन है कि तरबूज 12 किलोग्राम का है, तो आप क्या करेंगे कि तरबूज के 12 बराबर हिस्से कर देंगे। तरबूज को किस तरह से काटेंगे? इस तरह से काटेंगे कि उसके 12 एक जैसे हिस्से हो जाए। तो 12 किलोग्राम का तरबूज, उसके 12 छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं, तो एक हिस्से का वजन कितना होगा? 1 किलोग्राम होगा, ठीक है। एक एक किलोग्राम के आपने क्या कर दिए? तरबूज के 12 हिस्से कर दिए। अब आपसे किसी ने कहा कि मुझे 2 किलोग्राम आम चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि यहां पे 2 तो तरबूज के हिस्से रखेंगे, है ना, और यहां पे आप आम रख के तोल लेंगे। ऐसे ही करेंगे ना आप। तो मानक के तौर पर हमने क्या किया कि तरबूज का 12वां हिस्सा लिया हमने।
किसी भी चीज को तोलने के लिए। सेम टू सेम यहां पर न्यूक्लियर के केस में क्या होता है कि हमें किसी भी एटम का मास अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, कार्बन 12 का एक एटम लेंगे, उस कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से को हम बोलेंगे एक यू। एक यू भी कह सकते हैं, एक एएमयू भी कह सकते हैं। एएमयू क्या होता है? एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये भी क्या है, मास की एक यूनिट है। जैसे आपने यूनिट्स किलोग्राम भी पढ़ी हैं, ग्राम भी पढ़ी हैं, बहुत सारी यूनिट पढ़ी है ना, तो एएमयू भी क्या है, मास की एक यूनिट है। एएमयू भी कह सकते हो और शॉर्टकट में इसको आप यू भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक एएमयू की वैल्यू होती कितनी है? सबसे पहले मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन होता है लगभग 1.99 इंटू 10⁻⁻26। इसमें 12 का भाग दिया तो हमारे पास आया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एक एएमयू किसके इक्वल होता है? एक एएमयू इक्वल होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। बोर्ड पे मैंने अभी क्या लिखा हुआ है? बोर्ड पे मैंने दो यूनिट हैं, दोनों मास की यूनिट है, ये भी मास की यूनिट है, ये भी मास की यूनिट है, दोनों में रिलेशन दिखाया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी एटम के मास की बात करेंगे तो केजी में बात नहीं होती है, बात होती है एएमयू में। ठीक है, और ये 1 एएमयू जो मास है, ये किसका मास होता है? ये हाइड्रोजन का। जहां से हमारी पीरियोडिक टेबल शुरू हो रही है, ये हाइड्रोजन का मास होता है कितना? 1 एएमयू। ठीक है, मैंने आपको अभी पहले क्या बताया था, किसी भी एटम का मास किस पे डिपेंड करता है? किसी भी एटम का मास प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास का क्या होता है? सम होता है। ठीक है, और एक यू किसका मास है? हाइड्रोजन का मास है। ठीक है, तो अब हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास एक बार एएमयू और केजी में देख लेते हैं कितने कितने होते हैं। ये देखिए यहां पे एटॉमिक मास यूनिट मैंने आपको बताया था कि एक साइड तो हम क्या लेंगे, कार्बन 12 का 1/12वां भाग लेंगे। मतलब इस तराजू की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 एएमयू है। और इस साइड जिसका भी हमें कैलकुलेट करना है, यहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन 12 का 1/12वां भाग क्या कहलाता है? एएमयू कहलाता है, 1 एएमयू कहलाता है वो। ठीक है, ये देखिए यहां पर मास लिखे गए हैं सारे कि एक एएमयू मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है। ठीक है, इस 1 एएमयू को 1 यू भी कहा जा सकता है। एक और यूनिट होती है मास की, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। सी लाइट वेलोसिटी होती है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक एएमयू में 931 MeV अपॉन सी स्क्वायर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर होता है। न्यूट्रॉन का मास देखें, अगर न्यूट्रॉन का मास केजी में देखा जाए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, और एएमयू में देखा जाए तो 1.008 यू है। और अगर MeV अपॉन सी स्क्वायर में देखा जाए तो 939.57 MeV अपॉन सी स्क्वायर। प्रोटॉन का आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों भाई भाई हैं, इनके मास में ज्यादा फर्क नहीं होता, न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे 1.674929, इसका 1.672623, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग समान ही इनका मास होता है। ठीक है, और अगर यू में भी देखें तो ये 1.008 और यहाँ पे 1.007, इस तरह से हमें इसे याद रखना है। ठीक है, MeV में भी 939 और यहाँ पे 938। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो काफी कम होता है, मैंने बताया था लगभग 2000 गुना कम इसका मास होगा। ठीक है, तो केजी में जो द्रव्यमान है
इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 -27 और -31, ठीक है। कम कौन सा है? -31, बहुत कम है, कम नहीं है, बहुत कम है ये इसकी तुलना में, ठीक है। अगर U में मास देखा जाए, AMU में मास देखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन का U में मास होता है 0.0005 AMU, 0.0005 AMU। और अगर MeV अपॉन C स्क्वायर में देखा जाए तो 0.511 MeV अपॉन C स्क्वायर, ठीक है। एक बार न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों को U में देखते हैं। न्यूट्रॉन क्या है? 1.008 U, मतलब 1 U है, लगभग 1 U है। प्रोटॉन भी क्या है? 1 U है, 1.007 U या फिर 1 U है ये भी। इलेक्ट्रॉन क्या है? 0.0005 U है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, MeV अपॉन C स्क्वायर में देखा जाए तो न्यूट्रॉन लगभग 1000 के पास है, प्रोटॉन भी लगभग 1000 के पास है, और इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, आधा है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो ये जो सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मास की टेबल है, याद भी होने चाहिए, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको गिवन भी होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि मान लो एक मास हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे मान लो हमें दे दिया कि कोई एटम है, ठीक है, और इस एटम का ये कोई न्यूक्लियस है, और हमें यहां पर ये गिवन है कि इस न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, सॉरी, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं, और इसके अंदर हमें मान लो गिवन है कि 8 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाते हैं ना, तो उसको बाहर लिख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एटॉमिक मास बताइए, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस एटम का मास बताइए। इस पूरे को उठा करके हमें तोलना है, कितना इसका मास होगा। तो मैंने क्या बताया कि जो एटम का मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन का कंसीडरेशन नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल है, इसलिए हम इसको तो 8 हो चाहे 100 हो, कितने भी हो, ये बिल्कुल एक छोटे मक्खी या मच्छर के आकार के हैं, है ना, हमारी तुलना में। तो हम इनको तो कंसीडरेशन में लेंगे ही नहीं। हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने हैं? 8। तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो 8 इंटू 1.007 U, ये हो गया 8 प्रोटॉन का मास, ठीक है। 8 प्रोटॉन थे, 8 प्रोटॉन का मास प्लस, ठीक है, नीचे लिखता हूं मैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन है? 7 न्यूट्रॉन है, और एक न्यूट्रॉन का मास हमें पता है, एक न्यूट्रॉन का मास था 1.008 U। तो यहां पे आ जाएगा 7 इंटू 1.008 U। तो एटॉमिक मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 को इससे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 8.056 आएगा। 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.056 आएगा आपके पास। और अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आपके पास 15.112 U, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता हो और आपको कहा जाए कि एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मास कितना है, एक प्रोटॉन का 1.007, और एक न्यूट्रॉन का कितना है 1.008, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एटॉमिक मास को आप कैलकुलेट कर सकते हो।